हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है ए टॉप क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। अब चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड जैसे यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड्स, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्सेज हैं अवेलेबल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, इन कोर्सेज के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां चेक कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज हम कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर मैडम राइट्स द बस का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। एक्सप्लेनेशन पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम जाने एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 किसके बारे में है, हम जान लेते हैं पार्ट 1 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ये जो स्टोरी है एक 8 साल की लड़की की है जिसका नाम है वलिया मई, और इसे प्यार से कहा जाता है वल्ली। और वल्ली जो है बहुत ही क्यूरियस किस्म की बच्ची है। क्यूरियस क्या होता है स्टूडेंट्स, और क्यूरियस मैं स्पेशली क्यों बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो वल्ली है उसके बारे में बताने के लिए ये एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। तो ज़रूर से ज़रूर आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चाहे चैप्टर हो या कोई कैरेक्टर हो, हमें कीवर्ड या की पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए उससे कुछ जुड़ा हुआ, ताकि हमें उसके बारे में समझने के लिए हमेशा आसानी रहे, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वल्ली से जो एक वर्ड जुड़ा हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके नेचर को समझाने के लिए वो क्या है? क्यूरियस। अब क्यूरियस का मतलब क्या होता है, ऑल्दो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम क्विकली समझ लेते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना या आतुर होना या जिज्ञासु होना। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए या समझने के लिए एक उत्सुकता होती है। वल्ली भी कुछ ऐसी ही थी। वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इसे कैसे करते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, ये सब जानना वल्ली को बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करता था और बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती थी। उसी में से उसका एक फेवरेट पास टाइम था एक बस को देखना। ये बस जो है वल्ली के घर के सामने वाली सड़क से होते हुए जाती थी टाउन की तरफ, और टाउन से वापस जब लौटती थी तब भी वल्ली के घर के सामने से ही गुजरती थी। और हर बार नए पैसेंजर्स, नए यात्री, नई सवारी और उनके चेहरे देखकर वल्ली को एक अलग ही खुशी होती थी और एक अलग ही क्यूरियोसिटी या उत्सुकता उसके मन में जागती थी कि ये बस कहाँ जाती है, वो जगह कैसी होती होगी, बस में ट्रैवल करना कैसा लगता होगा। इसीलिए जब भी उसकी फ्रेंड, उसके मन में एक बहुत ही इच्छा थी टाउन जाने की, उस बस में बैठने की। जब भी उसका कोई भी फ्रेंड आके उससे बताता था और सामने बताता था कि बस में बैठना ऐसा होता है या मैंने ये देखा वो देखा, और बहुत ज़्यादा बखान करता है उस सफ़र का, तो वल्ली को अच्छा नहीं लगता और बहुत ही जेलस फील करती है। इसीलिए उसे धीरे धीरे ये उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उसके मन में आया कि वो भी इस बस में बैठेगी और टाउन जाकर आएगी। और इसीलिए उसने बस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जब भी वो किसी दो बड़े लोगों को बात करते हुए देखती थी तो उनकी बातों से थोड़े बहुत सवाल उसने खुद ने पूछे। उसके अनुसार उसने कुछ चीज़ों का अनुमान लगा लिया। उसे पता चल गया कि टाउन जो है वो उसके गांव से कितनी दूरी पर है और कितना समय लगता है वहाँ जाने में। इसके अलावा जो फेयर है यानी टिकट के जो पैसे हैं वो कितने टिकट के पैसे हैं, तो एक तरफ जाने के 30 पैसे लगते हैं। तो वली ने अंदाज़ा लगा लिया है कि उसको टोटल 60 पैसे चाहिए ताकि वो टाउन जाकर आ सके। समय भी उसे पता है तो वो पूरा प्लान कर लेगी। अब यहाँ तक सब कुछ हो चुका है। वल्ली ने इनफैक्ट अपना बस में बैठकर सफ़र तय करना भी शुरू कर दिया है। उसकी मुलाकात एक कंडक्टर से हो गई जो बहुत ही जॉली नेचर का है, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, और बाकी जितने भी लोग बैठे हुए थे बस में उन्हें वल्ली बहुत पसंद आ रही थी। बीच के एक स्टॉप में एक बुजुर्ग महिला चढ़ती है जो वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और इसीलिए वल्ली उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके खिड़की के बाहर देखने लग जाती है और इन्जॉय करने लग जाती है जो भी व्यूज़ उसको, जो भी नज़ारे उसको देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक वल्ली इन्जॉय कर रही है अपना सफ़र। अब देखते हैं कि आगे क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था ये पूरा चैप्टर जो है वो 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में हमने पोर्शन 1 एंड 2 फर्स्ट 2 पोर्शंस कर लिए हैं। इस पोर्शन में यानी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में हम करेंगे पोर्शन 3rd एंड 4th। ऑलराइट,
हर फर्स्ट जर्नी, हर कौन है यहाँ पर? वल्ली, यानी वल्ली की जो पहली जर्नी है उसके बारे में बताया जा रहा है। What careful, painstaking, elaborate plans, यानी केयरफुल का मतलब क्या होता है? ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यान से। पेनस्टेकिंग, पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा, लेकिन यहाँ पर पेनस्टेकिंग कोई फिजिकल पेन की बात नहीं हो रही है, कोई शारीरिक पीड़ा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पेनस्टेकिंग का मतलब है कितनी स्ट्रगल रही होगी, कितनी स्ट्रगल और कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी होंगी वल्ली को वो पैसे इकट्ठे करने में या ये पूरा प्लान करने में। तो कितना ध्यानपूर्वक, कितना स्ट्रगल और कितनी मुसीबतों को झेलते हुए उसने एक एलैबोरेट प्लान बनाया। एलैबोरेट का मतलब होता है कि ऐसे कोई छोटा मोटा या कोई शॉर्टकट प्लान नहीं, एकदम फुल प्रूफ प्लान, एक ऐसा प्लान जिसकी हर डिटेल्स पर उसने ध्यान दिया हो कि मुझे कब कैसे कहाँ क्या करना है, राइट। तो फुल एलैबोरेट प्लान बनाया। शी हैड टू मेक फॉर इट, यानी इस जर्नी के लिए, किस चीज़ के लिए? उसकी पहली जर्नी के लिए उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही मुश्किलों से एक बहुत ही इलैबोरेट और नपातुला और संभल संभल के उसे एक प्लान बनाना पड़ा था। She had thriftily saved whatever stray coins came her way. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 1.5 लाइन है ना, फर्स्ट और ये सेकेंड वाली ये जो आधी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And not just this 1.5 line, this whole paragraph is going to be very important, क्योंकि यहाँ हमें पता चलेगा कि मात्र 8 साल की एक बच्ची जो है उसे कितना एक मेहनत करनी पड़ी है और उसने कितना प्लान बनाया है और उसकी एक डिज़ायर जो है कि कितना वो चाहती है, वो उसने सब बताया है कि कितनी उसकी चाहत है उस बस में बैठने की और उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है। तो यहाँ क्या बता रही है? She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily का मतलब होता है एक तरीके से राशनिंग करना या संभाल के बजट में पैसे खर्च करना। यानी ऐसा नहीं कि आपके पास जो भी पैसे आए बस आपने खर्च कर दिया, बहुत ही संभाल के ध्यानपूर्वक पैसे खर्च करना या बचत करना कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए पैसे बचाए जाते हैं ना, तो जहाँ जहाँ आप खर्चा करते हो तो उनमें से कोई कटौती करना उन खर्चों में ताकि आप वो पैसे बचा सकें, उसे ही कहते हैं थ्रिफ्टली। तो शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जितने भी पैसे उसके पास आ रहे थे वो बस उन्हें बचा रही थी। अब यहाँ पर स्ट्रे कॉइन्स का क्या मतलब है? कॉइन्स तो सिक्के हो गए, स्ट्रे का क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे कैट्स, तो यहाँ स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, यानी आवारा कुत्ते, आवारा बिल्लियाँ, ठीक है, जो गली में घूमती रहती हैं, जिन्हें कोई जो पालते नहीं है जिसे, ठीक है, गलियों में ऐसे घूमते रहते हैं, आवारा, ठीक है। लेकिन स्ट्रे कॉइन्स क्या है? कोई आवारा सिक्के भी होते हैं क्या? नहीं। यहाँ स्ट्रे कॉइन्स का मतलब है कि जो कोई भी रुपए उसके सामने आ रहे थे, उसे किसी भी तरीके से मिल रहे थे, चाहे वो 1 पैसा हो, आधा आना हो, 1 आना हो, कुछ भी हो, वो उसे कलेक्ट करती थी। हम कई बार सोचते हैं ना कि अरे 10 रुपये ही तो हैं, 10 रुपये या 5 रुपये ही तो हैं, बहुत कम रुपए है, 1 रुपया है, बहुत कम रुपए हैं, तो इसको अपन खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको 100 रुपये बनाने के लिए भी 1 रुपये की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 रुपया नहीं है तो 99 ही रह जाएगा, 100 नहीं होगा। उसी तरीके से वल्ली के सामने जो भी पैसे आ रहे थे वो उसे कलेक्ट कर रही थी, सेव कर रही थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। यानी पेपरमिंट्स क्या होते हैं? खट्टी मीठी गोलियां जो होती हैं। तो जो भी पेपरमिंट्स होती हैं वो खिलौने, बलून्स, गुब्बारे, अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खरीदने की जो एक लालसा होती है ना, टेम्पटेशन क्या होता है? लालसा, लालसा या ललक भी कह सकते हैं। ललक या एक बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, अरे मुझे वो खरीदना है बाबा, इस तरीके की एक जो इच्छा होती है उसे ही कहा जाता है टेम्पटेशन। उस टेम्पटेशन को क्या कर रही थी? ये जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों की खरीदने की जो एक लालसा उसके मन में थी ना, उन सभी लालसा को क्या कर रही थी? रेजिस्ट कर रही थी। तो रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट का मतलब होता है एकदम कंट्रोल या सहना, सहन कर रही थी, सहन या कंट्रोल। अब यहाँ ये जो सहने वाली जो चीज़ है वो ये नहीं है कि
चोट लग गई तो दर्द बर्दाश्त कर रही थी, वो वाला सहना नहीं है। यहाँ पर सहन करने का मतलब है कि किसी ना किसी तरह अपने आप पर काबू बनाए रखी थी कि मुझे इन चीज़ों को खरीद कर अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, मुझे ये सारे जो पैसे हैं उनसे बचाना है, क्योंकि मुझे बस में जाना है, उसके लिए टिकट लेनी होगी और उसके लिए पैसे लगेंगे। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा, और फाइनली इसी तरह उसने 60 पैसे जो हैं वो जमा कर लिए। ठीक है, अब एक किस्सा और बताते हैं इसका। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। विलेज फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? गांव में जो मेला लगता है। अब गांव का मेला कितना अच्छा लगता है, सारे बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कभी कुछ खाते हैं, चाट पकौड़ियाँ ये सब खाते हैं, आइसक्रीम्स या बर्फ़ के गोले ये सब खाते हैं, कैंडी फ्लॉस जिसे हिंदी में कहते हैं बुढ़िया के बाल, वो सब भी खाते हैं। इसके अलावा कितने ही अलग अलग तरीके के झूले होते हैं जिन्हें झूलना कितना पसंद आता है बच्चों को, है ना। लेकिन ख़ास उस दिन जिस दिन ये विलेज फेयर था, यानी गांव में ये जो मेला लगा था, हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा वल्ली के लिए उस दिन खुद पर ये काबू रखना, ये कंट्रोल रखना कि उसे इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। बहुत ही मुश्किल रहा होगा। शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो पहले जानते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर का बेसिकली मतलब होता है बहुत ही तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, या बहुत ज़्यादा आप कुछ चीज़ जो चाहते हो, वो जो चीज़ जो चाहते हो उसे रेजोल्यूटली स्टिफल करना पड़ा। अब रेजोल्यूटली स्टिफल का क्या मतलब है? उस इच्छा को दबा देना पड़ा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अगर शाब्दिक अर्थ के हिसाब से बात करूँ तो इसका मतलब है अंदर ही अंदर अपने मन में किसी चीज़ को घोट लेना। अब यहाँ जो वल्ली है वो क्या घोट रही है? अपनी इच्छा को, कि मुझे ये खाना है, वो भी खाना है, यहाँ झूला झूलना है, ये सब कुछ करना है। बट ये सारी इच्छाएं उसने अपने मन में ही कहीं ना कहीं दबा ली, उन्हें उन इच्छाओं का दम घोट दिया। ठीक है, टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। अब वो पैसे तो इकट्ठे कर ही रही थी ना, तो पता था कि उसके पास पैसे तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने ऊपर बहुत काबू रखा। ख़ास तौर पे उसने अपनी इच्छा का गला बिल्कुल घोट दिया, एकदम अपनी इच्छा दबा ली, स्पेशली जब उसे ये मैरी गो राउंड ये वाला झूला झूलना था। अब बेटा मैरी गो राउंड कौन सा झूला होता है? ये एक झूला होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, गोल प्लेटफॉर्म एक होता है। ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये गोल प्लेटफॉर्म है और उसके बीच में एक खंबा सा होता है। ठीक है, और उस खंबे के ऐसे इस तरीके से ये छतरी जैसा या एकदम स्कर्ट जैसा इस तरीके से बना होता है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से लाइनें होती हैं, और कोई ना कोई जानवर इस तरीके से बना होता है। अब मुझे नहीं पता ये जानवर कैसा लग रहा है, लेकिन हम इसको हॉर्स मान के चल रहे हैं। थोड़ा डॉग जैसा लग रहा है लेकिन हॉर्स मान के चल रहे हैं। इन रस्सियों से ये हॉर्सेस जो हैं, हॉर्सेस होते हैं, यूनिकॉर्न्स होते हैं, ये बंधे होते हैं और इनके ऊपर जो है बच्चे बैठते हैं, और ये जो है ये गोल गोल घूमता है। इसे कहते हैं मैरी गो राउंड। यानी मैरी जो मतलब बहुत, मैरी का मतलब क्या है? हैप्पी, खुश। तो आप जब ये राउंड ले रहे हैं ना, बहुत खुशी से ये राउंड ले रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है मैरी गो राउंड। और छोटे बच्चों को ये झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारी वल्ली ने अपने ऊपर एकदम काबू किया हुआ है, अपनी इस इच्छा पे एकदम काबू कर रखा है कि वो इस पर पैसे खर्च नहीं करेगी बिल्कुल भी, चाहे उसके मन में कितना भी आए, क्योंकि उसे पैसे बचाने हैं टिकट्स खरीदने के लिए। तो भले ही उसके पास पैसे अभी हों ये झूला झूलने के लिए, लेकिन वो उन्हें खर्च करने वाली नहीं है। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब पैसे तो उसने इकट्ठे कर लिए, 60 पैसे उसके पास हो गए, लेकिन उसकी जो अगली प्रॉब्लम थी वो क्या थी? How to slip out of the house without her mother's knowledge. यानी विदाउट हर मदर्स नॉलेज का मतलब है बिना माँ को पता चले, यानी वल्ली की मदर को पता नहीं चलना चाहिए कि वो घर
स्लिप आउट का मतलब, स्लिप का बेसिकली मतलब होता है फिसल जाना। यहाँ पर स्लिप आउट ऑफ द हाउस का मतलब है कि चुपके से घर से निकल जाना। तो यहाँ बेसिकली मतलब निकल के आ रहा है कि पैसे तो वल्ली ने बचा लिए थे, उसके पास अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो गया था, लेकिन जो अगली समस्या थी वो ये थी कि उसकी मम्मी को बिना पता चले वो चुपके से घर से बाहर कैसे निकलेगी, उसके लिए भी तो एक प्लान लगेगा। लेकिन बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन बिना किसी ज़्यादा समस्या के उसने इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाल लिया था। उसने बहुत इजीली इस चीज़ को मैनेज कर लिया, हैंडल कर लिया, मदर को बिना बताए बाहर कैसे जाना है घर से। अब ये उसने कैसे मैनेज किया, देखिए। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, यानी हर दिन दोपहर के भोजन के बाद, दिन में जब हम लंच कर लेते हैं तो उसके बाद एक नींद की झपकी लिया करती थी वल्ली की मदर। अब ये जो नैप है ना, वो नैप एक्चुअली होता है नींद लेना। बेसिकली नैप का यही मतलब होता है, नींद लेना या झपकी, एक झपकी लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत थके हुए भी होते हैं और बहुत ही गहरी नींद आती है इस टाइम पर। और वल्ली की मदर की सोने का क्या टाइम था, 1 बजे से 4 बजे के बीच में। और सो का मतलब है इसी के आसपास, मतलब ऐसा नहीं कि बज गया 1 आंखें बंद हो गई, बज गए 4 आंखें खुल गई, मतलब लगभग यही टाइम था, लगभग 1 से 4 बजे का टाइम था जब सोती थी वल्ली की मदर। Valli always used these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house. इसका क्या मतलब है, यानी यही वो टाइम होता था वल्ली, जो वल्ली अपने लिए इस्तेमाल करती थी। वल्ली कभी नहीं सोती थी। इनफैक्ट वल्ली के लिए ये 3 सवा 3 घंटे जो होते थे ना, वो बेस्ट टाइम होता था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था, क्योंकि रोकने टोकने वाला तो सो रहा है, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था, अपने लिए इस्तेमाल करती थी। और क्या करती थी, या तो उनके जो घर का जो गलियारा या डोरवे जिसको कहते हैं, डोरवे बेसिकली होता है जो मेन डोर होता है आपके घर का, और फिर वहाँ जाने के लिए हल्का सा कई जगह गलियारा सा बना होता है, दैट इज़ नोन एज डोरवे, ठीक है। गलियारा नहीं भी होता है तो जो रास्ता होता है मेन डोर के लिए, उसे कहा जाता है डोरवे। तो वहाँ जो है दरवाजे के पास या तो खड़ी रहती थी या फिर क्या करती थी, एक्सकर्शन करने निकल जाती थी। ये रहा एक्सकर्शन। तो एक्सकर्शन का जो यहाँ मतलब लिख देती हूँ, एक्सकर्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट्स, वो होता है भ्रमण। क्या होता है, भ्रमण, भ्रमण करना, यानी घूमने के लिए जाना। तो ये बेसिकली ये एक्सकर्शन होता क्यों है, घूमने के लिए जाना, तो आप ये भी कह सकते हैं जर्नी करने चले गए, या यात्रा होती है ना, या हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, यानी वॉक पर चले गए। एक्सकर्शन का बेसिकली मतलब होता है कि आपका जो पर्पस है घूमने के लिए जाने का, वो इन्जॉय करने का है, कि आप कहीं जब घूमने निकल रहे हो बाहर तो आप इन्जॉय करोगे, एक ना मन की शांति के लिए, मन की खुशी के लिए आप वो घुमाई कर कर आए हो, बेसिकली भ्रमण कर कर आए हो, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सकर्शन। और ये वल्ली कब करती थी, जब उसकी मदर सो जाती थी। समटाइम्स शी इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। कई वेंचर्ड आउट का मतलब है कि बाहर चली जाती थी घर से घूमने के लिए, तो वो कई बार गांव में घूमने के लिए चली जाती थी, यानी घर से चली जाती थी, तो घर के बाहर घूमने के लिए भी चली जाती थी। कई बार तो घर में इधर उधर घूमती रहेगी, देखती रहेगी, कई बार घर से बाहर गांव में घूमने चली जाती थी अकेले। और आज these same hours could be used for her first excursion outside the village, यानी आज यही जो टाइम है ना, यही जो समय है, वो वल्ली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती है, वो इस्तेमाल कर सकती है पूरे गांव से बाहर जाने के लिए। मतलब अभी तक तो वो इस समय को किस लिए इस्तेमाल कर रही थी, घर से बाहर गांव में जाने के लिए, और अब किस लिए इस्तेमाल करेगी, गांव से बाहर टाउन में जाने के लिए बस के द्वारा, ठीक है। तो यही था वल्ली का प्लान। अब देखिए आगे क्या होता है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप एंड नाउ rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop। अब ये बस के बारे में बता रहे हैं। ये आपको जो छोटा सा बैकग्राउंड दिया गया है कि किस तरीके से जो है वल्ली यहाँ तक पहुँची, किस तरह से पैसे उसने जमा करे होंगे, और कितनी मुश्किल, और कितना एक छोटी सी बच्ची ने कितना कंट्रोल करा होगा अपनी इच्छाओं को,
तब जाके वो यहाँ बस में पहुंची। अब बस का बता रहे हैं, बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर लैंडस्केप का मतलब दूर दूर तक खेत खलियान और रोड्स और ये दिखाई दे रहा है सब, और उसे चीरते हुए बस जा रही है। मतलब उसके चीरते हुए मतलब ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ फोड़ करके, उसके बीच में से सारी जो ज़मीन दूर दूर तक जो खेत दिखाई दे रहे थे उनके बीच में से होती हुई बस जा रही है, ठीक है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। हैमलेट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? छोटे छोटे घर भी बोल सकते हैं, स्मॉल सेटलमेंट विद अ फ्यू हाउसेस। यानी ये हमने भी देखा होगा कि कई जगह तो प्रॉपर कॉलोनियाँ बसी होती होंगी, पूरी लेन्स बसी होती हैं घर से, लेकिन कई बार कुछ इलाके ऐसे आते हैं जहाँ दूर दूर तक फिर खेत है, फिर थोड़ी सी बसावट है ना। तो ऐसे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बसावट होती है ना, उस तरीके की बसावट, थोड़ी बहुत शॉप्स बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पर, लगातार एकदम भरा हुआ ना हो के कुछ कुछ दूरी पर इस तरीके के घर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉप्स आ रही हैं, दुकानें आ रही हैं। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. अब gobbling up का मतलब क्या होता है? To swallow or eat hastily. Hastily का मतलब क्या होता है? Hastily का मतलब होता है बहुत ही जल्दी, और swallow up निगल जाना। तो यहाँ पर है sometimes the bus seemed on the point of gobbling up, मतलब अब वल्ली ने तो बस में राइड तो कभी किया नहीं था, तो वो जब भी देखती थी, वो खुद बस में जा रही और देखती थी सामने से भी कोई बस या कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है, कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, तो इस तरीके से लगता था कि मेरी जो बस है ना वो अब इसको बस निगल ही जाएगी, खाई जाएगी, यानी एक भिड़ंत हो जाएगी। क्योंकि उसे वल्ली को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक रोड पर कितनी व्हीकल्स आ सकते हैं, या वो क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वली थोड़ी सी यहाँ घबरा जाती थी, ये कहीं भीड़ ना जाए, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वाली बस तो सामने वाले व्हीकल के ऊपर ही चढ़ जाएगी। That was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कभी जब व्हीकल आता था तो ऐसा लगता था कि व्हीकल के ऊपर ना चढ़ जाए, और कई बार कोई पेडेस्ट्रियन आता था तो ऐसा लगता था कहीं उस पेडेस्ट्रियन के ऊपर ना चढ़ जाए। अब पेडेस्ट्रियन कौन होता है? जो पैदल चल रहा होता है, ठीक है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो पैदल चल रहा होता है, ठीक है। आगे, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. अब यहाँ वाली है कि लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो मेरी बस किसी के ऊपर चढ़ी, ना किसी को कुचला, ना किसी को निगला, बल्कि आराम से बहुत ही स्मूथली और बहुत इजीली वहाँ से क्रॉस हो गई। क्योंकि वहाँ वो जो जगह थी थोड़ी सी सकरी थी, ठीक है, और वहाँ बसावट भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो इस तरीके का थोड़ा सा इलाका था। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? Trees come running towards them, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि पेड़ भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। किसकी तरफ? बस में जो लोग बैठे हैं बस की तरफ, बस में जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ। अब क्या पेड़ भागते हुए आएंगे? नहीं। बेसिकली मतलब ये है वल्ली का कहने का कि बस जब चल रही थी तो बस ट्रीज के पास पहुंच रही थी, लेकिन वल्ली उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है कि हमारी बस इतनी तेज चल रही थी मानो कि जो पेड़ है ना वो भागते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर हमारे पास, मतलब थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है, फिर भागते हुए वापस पीछे चले गए। बेसिकली कहने का तरीका, कहने का और समझाने की बात जो है वो ये है कि समझाने की बात यह है कि हमारी बस जो चल रही थी वो इतनी फास्ट चल रही थी कि जितने भी पेड़ पौधे बगल में रोड के किनारे लगे हुए थे वो बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस हो रहे थे। तो वल्ली को इस तरीके से ये कहना आ रहा है कि अरे जल्दी पेड़ आ गया, पेड़ आ गया। वो ये नहीं कह पा रही है कि हम पेड़ के पास पहुंच रहे हैं या हम पेड़ों को क्रॉस कर रहे हैं। उसका कहना है कि पेड़ हमें क्रॉस कर रहे हैं, मानो पेड़ चल रहे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Suddenly वल्ली clapped her hands with glee. Glee का मतलब होता है happiness and joy, या बहुत ज़्यादा खुशी से जब आप भर जाते हो। अचानक अभी क्या हुआ, बस के बारे में बता दिया, और अचानक से वल्ली ने क्या किया? Suddenly का मतलब होता है अचानक। अचानक से वल्ली ने क्या किया? बहुत ही खुशी से तालियां बजाने लगी। जैसे बच्चे होते हैं ना, उछल कूद के ऐसे तालियां बजाने लगते हैं, अचानक से वल्ली ने भी तालियां बजाना शुरू कर दिया। क्यों?
A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. अब उसने क्या नज़ारा देखा कि एक जो है यंग काव यानी बछड़ा होगा. यंग काव का मतलब है बछड़ा. ठीक है, एक बछड़ा. उसने बछड़े को देखा. कहाँ देखा? सड़क पर एकदम भागते हुए, रोड के बीचों बीच बस के एकदम आगे अपनी पूंछ उठाए और जोर से उस बछड़े को भागते हुए देखा. और ये देखकर वल्ली को इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया कि वो उछल कूद करती हुई ताली बजाती रही. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. अब जैसे ही एकदम बस के सामने थी गाय, ये बछड़ा, तो बस को ब्रेक लगाने पड़े. बस धीरे धीरे चल रही थी. क्रॉल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, और क्रॉल यहाँ बस के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही धीरे वो बस आगे बढ़ रही थी. ठीक है, तो यहाँ जब वो आगे बढ़ रही थी तो ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था कि किसी तरह ये बछड़ा हट जाए तो मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं पा रहा था. और बार बार जो है हॉर्न जो है वो बजा रहा था, अगेन एंड अगेन, यानी बार बार. बट द मोर ही हॉन्ग्ड, हॉन्ग्ड का मतलब होता है हॉर्न बजाना जो होता है उसे कहते हैं हॉन्ग. बट द मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. अब जानवर है, उसको पता नहीं है कि बस आ गई, मुझे करना क्या है. और पूंछ उठा के क्यों भाग रहा था वो बछड़ा? क्योंकि उसको डर लग रहा था बस का, कि कहीं ये बस मुझे मार ना दे, कुछ कर ना दे, इसीलिए ऐसे भाग रहा था. लेकिन ऐसा तो कोई इंटेंशन था नहीं ड्राइवर का. ड्राइवर तो हॉर्न बजा रहा था ताकि ये बछड़ा सड़क से हट जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ. अब लेकिन जितनी बार ड्राइवर जो है वो हॉर्न मारता था, ये बछड़ा उतना ही बेचारा और डर जाता था. यहाँ पर वर्ड है फ्राइटन. फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना. फ्राइटन का मतलब है डर जाना. तो ये जो जानवर या बछड़ा जो है वो और डर जाता था और उतना ही ज़्यादा उछल कूद करते हुए और ज़्यादा बस के सामने आ जाता था, क्योंकि उसका दिमाग ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपनी जान बचाऊं. तो वो उस हॉर्न के कारण वो और ज़्यादा डर जाता था और बिदक भी जाता था. इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था. ठीक है, अब ये ड्राइवर बस और ये तो रोज़ का काम होता है इनके लिए, तो लेकिन वल्ली ने ऐसा कुछ पहली बार देखा. और उसे ये जो बछड़े की जो अटखेलियाँ थी ना, कि हॉर्न बजाया जा रहा है और बछड़ा उछल जाता है, इधर उधर कूद काद के फिर से बस के सामने आ जाता है, ये जो अटखेलियाँ थी बछड़े की, वो इतना एंजॉय कर रही थी वल्ली, उसे बहुत ही उसको खुशी से देख रही थी, और उसके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट था. आगे बढ़ते हैं. अब स्टूडेंट्स आगे यहाँ तक तो वल्ली ने देख लिया कि किस तरीके से जो बछड़े को एंजॉय कर रही है देखना, ट्रीज़ को जाते हुए, अलग अलग रास्ते से अभी होते हुए गुजर रही है, और बताती चल रहे हैं हमें कि उसने क्या क्या चीज़ें देखी और क्या क्या एक्सपीरियंस किया. अब देखते हैं कि आगे वो क्या एक्सपीरियंस करती है. Somehow this was very funny to वल्ली. अब वो जिस तरीके से वो हॉर्न बजा रहा था, जिस तरीके से वो बछड़ा उछल कूद मचा रहा था, ये सब कुछ वल्ली को बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था. उसे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत मज़ेदार लग रहा था उसे. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो इतना हंस रही थी, इतना ज़्यादा कि उसकी आंखें तक पानी आ गया था उसकी आंखों में, इतना ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा था. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. अब कंडक्टर ने देखा कि अब कंडक्टर बहुत ही जॉली किस्म का है, बहुत ही हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है. तो यहाँ जब कंडक्टर ने देखा कि छोटी से बच्चे, उसको कितना मज़ा आ रहा है ये सब कुछ देखकर, तो उसने क्या बोला? हे लेडी. वो मैडम कह के बुला रहा था, और वो पूरे जर्नी के दौरान जो है वल्ली को इसी तरीके से ट्रीट कर रहा था जैसे एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही मैच्योर और समझदार कोई लेडी आई है. ठीक है, तो उसे बोलता है, अरे लेडी, थोड़ा सा तुम काफ़ी ज़्यादा नहीं हंस रही हो, बहुत ज़्यादा नहीं हंस रही हो इस चीज़ पे. बेटर सेव सम फॉर टुमारो. कल के लिए कुछ तो बचा कर रखो. मतलब क्या सारी हंसी आज ही हंस लोगी? थोड़ी सी तो हंसी कल के लिए बचा कर रखो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. फाइनली वो जो गाय थी वो किसी तरह रोड से हट गई. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. रेल रोड क्रॉसिंग का मतलब होता है जो रेलवे क्रॉसिंग या फाटक जो होता है वहाँ पे. तो एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. आगे बढ़ी, फाटक तक बस पहुँची.
अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेक का मतलब इसे हम दाना कह सकते हैं। दाना, यहाँ पर बेसिकली मतलब ये है कि स्पेक मतलब छोटी सी झलक और बिल्कुल थोड़ा सा जो ट्रेन है, बहुत बहुत ही मामूली सा, बहुत ही मामूली, मतलब दाने जितना मामूली, बहुत ही छोटा सा, एक छोटी सी झलक दूर से ट्रेन आती हुई नजर आई। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। अब जब वो फाटक पे बस खड़ी थी तो दूर से एकदम एकदम दाने के समान जैसी ट्रेन जो है काफ़ी दूर से आती हुई नजर आई, और जैसे जैसे वो नज़दीक आते जा रही थी वैसे वैसे वो ट्रेन जो है दिखने में बड़ी होती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, शेकिंग द बस। और जब वो फाटक से क्रॉस होना शुरू हुआ ना उस ट्रेन का, तो क्या बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। ट्रिमेंडस का मतलब है बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। रोर, रोर का मतलब क्या होता है? दहाड़ना, लेकिन यहाँ दहाड़ का बेसिकली क्या मतलब है? जो ट्रेन की जो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी जब वो फाटक से गुजरी, और बहुत रेटल कर रही थी। रेटल का क्या मतलब होता है? खड़खड़ाहट। रेटल का मतलब होता है खड़ खड़ाना। बेसिकली खड़खड़ाना जो होता है ना, खड़खड़ की आवाज़ जो आती है, तो ट्रेन चलती है, आप भी अगर कभी फाटक पे ज़रूर खड़े हुए होंगे, और वहाँ से जब ट्रेन निकलती है तो कितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, बहुत इंजन की भी आवाज़ आ रही होती है और खड़खड़ाहट की भी आवाज़ हो रही होती है, और अगर आप जिस व्हीकल में बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सा कांपने लग जाता है। तो यहाँ शेकिंग द बस मतलब जो बस थी वो भी हल्की सी थरथरा रही थी। शेक का मतलब होता है कंपन एक किस्म का, तो थरथरा रही थी बस भी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन। फिर कुछ समय बाद जैसे ही ट्रेन वहाँ से क्रॉस हुई और जब फाटक खुले तो उस फाटक को क्रॉस करके बस आगे चली गई। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds, struck dumb with wonder, only gaped at everything. अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ी बस, इस फाटक से आगे बढ़ी, तो वल्ली को क्या देखने को मिलता है? एकदम अलग हटके नज़ारा देखने को मिलता है जो उसने कभी भी गांव में पहले नहीं देखा था। क्या देखने को मिलता है? एक ऐसी रोड, या इस तरीका का जो पूरा माहौल था, रोड के आसपास का जो पूरा था, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी माहौल था, बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी बेसिकली यहाँ पे। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। वेल लेड आउट का मतलब होता है एकदम सिस्टमेटिकली शॉप्स लगी हुई हैं, एक के बाद शॉप लगी हुई है, यानी ये एक मार्केट एरिया है। टर्निंग एंटर्ड अ वाइड थरोफेयर। जैसे ही वहाँ से एंटर करी बस तो वहाँ क्या था? एक थरोफेयर, जिसका मतलब होता है अ बिजी पब्लिक रोड। तो थरोफेयर का यहाँ ये मतलब हुआ कि वहाँ पर काफ़ी लोगों की चहल पहल थी, काफ़ी लोग वहाँ पर थे। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक शहर में जो एक चौक बाज़ार या चौक मार्केट जिसको कहा जाता है वो होता है, वो एक जंक्शन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ये टाउन का वही हिस्सा है जो मार्केट एरिया है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, मतलब इतनी बड़ी बड़ी और एकदम चमकदार दुकानें। अब चमकदार का यहाँ क्या मतलब है? किसी ने लाइट्स भी लगा रखी है, कोई बहुत क्लीन है, कहीं कांच लगे हुए हैं, तो एकदम बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा था। अब अगर वल्ली तो गांव से आई है, गांव में तो बिल्कुल सीधी साधारण सी दुकानें होती हैं, कोई उसमें शोबाजी जिसको हम कहते हैं वैसा कुछ नहीं होता है ना, डेकोरेशन जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, सीधी सिंपल साधारण सी दुकानें होती हैं। यहाँ उसने देखा कि कितने अच्छे अच्छे सुंदर शॉप्स हैं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स। ग्लिटरिंग मतलब चमकदार। अब डिस्प्ले मतलब जो मैनिक्विन्स होती हैं या जो बुत होते हैं ना, पुतले के ऊपर जो जिस तरीके से ड्रेस पहनाए रखते हैं, तो वो देख रहे थे कि ड्रेसेस, अलग अलग किस्म की ड्रेसेस को कितना बढ़िया तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। एंड अदर मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब वो सारी चीज़ें जो सेल के लिए हैं, यानी बेचने के लिए हैं। थिंग्स फॉर सेल। अब यहाँ पर है जितनी भी चीज़ें हैं वो जो बेचने के लिए हैं, या यू नो such big crowds struck dumb with wonder. Valli gaped at everything.
गैप्ड का मतलब यहाँ क्या है कि मुंह खुला का खुला रह गया कि इतना सब कुछ, शहर में ये सब कुछ है, टाउन में ये सब मिलता है, कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, कितने सारे लोग हैं, कितनी भीड़ भाड़ और कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और इनमें कपड़े देखो किस तरीके से कपड़े हैं। उसके अलावा बाकी सारे आइटम्स भी जो हैं, जो बेचने के लिए यहाँ रखे हैं, वो सारे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये सब देख देख कर जो है वल्ली एकदम ताज्जुब हो गई और एकदम अचंभित हो रही थी कि सब जगह वो ये कि कितना अच्छा लग रहा है। अब जो लोग रोज़ आते हैं या अक्सर देखा हुआ होता है, उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत साधारण है, लेकिन वल्ली जिसने अभी तक ऐसा कुछ भी पहले देखा नहीं था, उसे पता भी नहीं था, उसके लिए कितना एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा एक नज़ारा था कि कितना अच्छा है, और ये सब वल्ली को बहुत ही अच्छा लग रहा था। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली। अब बस एक जगह आके, जो बस स्टॉप है वहाँ जाके रुक गई, और वल्ली के अलावा सारे के सारे लोग जो हैं वो उतर गए। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ। अब बस कंडक्टर ने वापस बोलता है हे लेडी। ये लेडी कहकर ही संबोधित कर रहा था वल्ली को पूरे रास्ते। तो कहता है हे लेडी, क्या आपको बस से नहीं उतरना? क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई इस बस से उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। अब यहाँ फिर से हंसी सा उड़ाता है कि तुमने जो 30 पैसे की जो टिकट खरीदी ना, उस 30 पैसे में बस तुम यहाँ तक आ सकते हो, इसके आगे ये बस तुम्हें लेकर नहीं जाएगी। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। अब यहाँ वल्ली ने क्या किया कि कंडक्टर को बताना चाह रही है कि अरे मेरे को वापस भी तो जाना है, तो मेरे पास पैसे हैं, और ये सब कह रही है कि नो, मेरे पास मैं इसी बस में बैठकर फिर से जाऊंगी। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coin to the conductor. उसने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से जो बाकी के 30 पैसे थे वो निकाले और कंडक्टर को दिए, थमाए, और क्या बोलती है, Why is something the matter? क्यों, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? इस तरीके की बात वल्ली कहती है। मतलब पूरा कॉन्वर्सेशन ऐसा है कि तुम मुझे इस बस से नहीं उतार सकते, क्योंकि मैं इसी बस में वापस बैठकर वापस अपने घर जाऊंगी, और ये लो 30 पैसे, कोई समस्या है क्या? नो, नथिंग इज द मैटर। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वो why she took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. Why, is something the matter? No, nothing is the matter. I just like having a bus ride, that's all. अब यहाँ बोल रही कि नहीं नहीं, समस्या तो कोई भी नहीं है। यानी कंडक्टर ने पूछा था कि कोई समस्या, मतलब क्यों वापस जा रही हो, इसी बस में बैठ के वापस जाना है। क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर क्या सोच रहा है कि शायद वल्ली को किसी से मिलने आना हो, या कहीं आप जाते हो तो बस से फिर उतरोगे, घूमोगे फिरोगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वल्ली तो उसी बस में बैठी रही। तो जब कंडक्टर ने पूछा तो वल्ली ने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस इस बस में एक सफ़र करना चाहती थी, मैं इस बस में सफ़र करना चाह रही थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर। अब कंडक्टर क्या बोलता है कि डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, मतलब तुम यहाँ तक आ गई हो, जब तुम ऑलरेडी यहाँ पहुँच ही गई हो, तो तुम क्या इधर उधर देखना नहीं चाहोगी कि यहाँ कौन कैसे क्या है? भाई बस में तो सफ़र करना चाहती थी तो बहुत अच्छी बात है, वो सफ़र तो तुमने अभी कर लिया, बाकी बचा हुआ सफ़र अभी और करोगी। लेकिन चूंकि तुम यहाँ तक पहुँच ही गई हो, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं देखने लायक, उन्हें एक बार देख तो लो कि यहाँ कैसा क्या है। Oh, all by myself? Oh, I would be much too afraid. Greatly amused. अब यहाँ पर वल्ली क्या बोलती है, All by myself? क्या मैं अकेले ही सब देख लूँ? क्या अकेले ही चली जाऊँ? Oh, I would be much too afraid. बाप रे, मुझे तो बहुत डर लगेगा। अब यहाँ पर जो वल्ली है, बस वो 8 साल की बच्ची, उसके मन में जो इच्छा आ गई करने की, वो बस वो काम कर रही है। वहाँ पर तो ये तो विचार लगा नहीं रही है कि किस तरीके से होगा। यहाँ पर तो इसने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि मैं जो कर रही हूँ उसका कोई नेगेटिव असर पड़ेगा, या वो भी तो नुकसानदायक हो सकता है कि मैं बस में अकेले जा रही हूँ तो वो भी तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन नहीं, वहाँ उसने दिमाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये काम करने की तो उसकी इच्छा थी। लेकिन जैसे ही अकेले उस बाज़ार को देखने की, और वो कि यहाँ पर कैसा क्या है, सब शहर कैसा होता है, ये जब देखने की बारी आई, तो वल्ली क्या बोलती है, मैं अकेले देखूं, मैं अकेले घूमने जाऊं?
मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus. Nothing to be afraid of about that," she answered. अब यहाँ पर जिस तरीके से वल्ली ने जो जवाब दिया, कंडक्टर को उस पर काफ़ी हंसी सी आ गई। अम्यूज़्ड का मतलब होता है कि किसी का जवाब सुन के आपको थोड़ी हंसी सी आके, और होता है ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत मासूमियत में बहुत इस तरीके की बात कहते हैं, तो आपको भी एक हंसी सी आ जाती है उस बात पे, उसे ही कहते हैं अम्यूज़ होना। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है बहुत अम्यूज़ हो रहा है वल्ली की बात सुन के और कह रहा है, लेकिन तुम इस बस में अकेले आने पर तो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। तो वल्ली कहती है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट। बस में जब हम अकेले आते हैं तो उसमें डरने जैसा होता ही क्या है। अब वही बात है कि वल्ली के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि एक सिर्फ 8 साल की बच्ची के लिए बस में अकेले ट्रैवल करना, वो भी जब वो अपने घर पे किसी को बताकर नहीं आई है, ये कितना डेंजरस, कितना ख़तरनाक हो सकता है। ये किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी छोटी है कि उसको पता नहीं है कि ये कितना गलत हो सकता है। इसलिए उसे तो लगता है कि मैं बस में बैठी हूँ, इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, तो मुझे क्या ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है कि मार्केट में अगर लेकिन मैं उतरी तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा, तो शायद खतरा है, कोई नुकसान हो सकता है। ये समझने के लिए वो बहुत छोटी है कि बस में भी अगर अकेले बैठी है तो वहाँ पर भी उसे नुकसान हो सकता है। इसी बात पर जो है कंडक्टर को एक हंसी भी आ रही है, दैट दिस इज़ वे टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस। Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. तो यहाँ पर ये कंडक्टर क्या बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम वो जो स्टॉल का मतलब यहाँ है जो छोटी सी दुकान या ठेला भी बोलते हैं या थड़ी भी बोलते हैं कई बार, तो वो जो जगह है वहाँ पर क्यों नहीं जाती और अपने लिए कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती, कुछ ड्रिंक करने के लिए क्यों नहीं ले लेती। इसमें तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मतलब वहाँ उस ठेले पर जाके कुछ पीने के लिए लिया जा सकता है, इसमें तो डरने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पर शरबत मिल रहे हैं। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वल्ली ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर कंडक्टर बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अब यहाँ वल्ली बोलती है कि मेरे पास उतने रुपए नहीं हैं कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, मुझे बस मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नो कॉस्ट यू एनीथिंग। एंड कंडक्टर बोलता है, अरे ये मेरी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट है। ट्रीट मतलब एक छोटी सी पार्टी या मेरी तरफ से कुछ खिलाना पिलाना, ये मेरा खर्चा है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें इसका कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग मतलब तुम्हें इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता हूँ। नो नो, वल्ली क्या बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शी सेड फर्मली, मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली साफ मना करी कि नो नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, आप ये खर्चा मेरे ऊपर मत कीजिए। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there were not many passengers. अब यहाँ क्या हुआ, कंडक्टर ने क्या किया, श्रग किया। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ श्रग? ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है जो कुछ इस तरीके से होता है कि, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब वल्ली ने एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे आपके पैसों से कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, प्लीज़ नहीं, मुझे बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं और आप मुझे उसके जो मैं टिकट मांग रही हूँ आप मुझे मेरी टिकट दे दो बस। तो ये जब कंडक्टर को समझ में आ गया तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें नहीं पीनी है कोल्ड ड्रिंक तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं श्रग। He shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. यानी तब तक उन्होंने वेट किया जब तक बस की लौटने का समय नहीं हुआ। यानी टाउन में बस पहुंची, थोड़ी देर वहाँ रुकती है कि जिसको उतरना है, कुछ सामान देखना है, ठीक है, हाथ मुंह धोना है, चाय वाय पीनी है, फिर वापस जब लौटना होता है तो 15-20 मिनट के लिए शायद रुकती ही होगी, और फिर थोड़ी सी देर बाद वहाँ पे वापस गाँव आने के लिए बस का लौटने का जब समय हुआ उसका वेट करने लगे ये। Again, there were not too many passengers. जब सारे पैसेंजर्स चढ़ गए तब भी पता चल रहा है कि लौटते समय भी जो है बहुत ज़्यादा सवारी नहीं थी।
क्यों सवारी नहीं थी? जैसा कि पहले बताया था कि ये जो समय है वो बिल्कुल भी वो ऐसा एक समय है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। दोपहर का समय है तो भीड़ भाड़ उस समय इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जाते समय, शहर जाते समय, टाउन जाते टाइम भी इतने ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे और टाउन से लौटते समय भी उतनी ज़्यादा सवारियाँ नहीं हैं। यहाँ पर अब वल्ली का जो एक सपना था वो आधा तो पूरा हो चुका है, बस की राइड वो तो पूरी हो चुकी है। अब वो वापस अपने घर लौट रही है, पहुंच रहे हैं हम हमारे लास्ट सेक्शन पर। अब यहाँ क्या होता है? Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अब यहाँ पर कंडक्टर ने टिकट दे दी है वल्ली को और उसे पूछने कि तुम अकेले आ गई हो, तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हारे लिए चिंतित नहीं होंगी क्या, फिक्र नहीं करेंगी कि अरे लड़की कहाँ गई? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, कोई भी परेशान नहीं हो रहा होगा कि मैं कहाँ गई। यानी वल्ली जवाब दे देती है कि चिंता मत करो, मेरे को कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा कि मैं कहाँ गई। The bus started and again there were the same wonderful sights. बस वापस लौट रही थी गांव की तरफ, तो रास्ता तो सेम ही था। तो जो नज़ारे वो देखती हुई गई थी वही नज़ारे अब देखते हुए, जो खूबसूरत नज़ारे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था जो वल्ली को, वही नज़ारे देखते हुए वल्ली वापस लौट रही थी। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt for the first time. यानी इसका मतलब है कि जब वल्ली ने पहली बार शहर जाते समय जब इन नज़ारों को देखा था, तब जितनी खुश हो रही थी उतनी ही खुश वो तब हो रही थी जब वो वापस गांव लौट रही थी। और wasn't bored in the slightest मतलब इतनी सी भी वो बोर नहीं हो रही थी कि वो सफ़र कर लिया, सब कुछ देख लिया और बोर होने लग गई। नहीं, ज़रा से भी बोर नहीं हो रही थी, बल्कि उसे उतना ही अच्छा लग रहा था सब कुछ देखना जितना उसे पहली मर्तबा जब देखा था तब उसे अच्छा लग रहा था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। यानी अचानक से उसने क्या देखा? सड़क के किनारे एक यंग काउ, फिर से बछड़ा। फिर से उसने क्या देखा कि एक बछड़ा जो है वो सड़क के किनारे मरा हुआ पड़ा है। लाइंग डेड, लाइंग डेड मतलब मरा हुआ पड़ा है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी वहीं पर मरा हुआ पड़ा है जहाँ पे he had been struck by some fast moving vehicle, यानी कोई व्हीकल जो है, कोई गाड़ी जो बहुत तेज चल रही थी, उससे टकरा के जहाँ वो टकराया था वहीं पर वो पड़ा हुआ था। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. जैसे ही उसने उस बछड़े को वहाँ पर पड़ा हुआ देखा सड़क के किनारे, वल्ली ने कंडक्टर से पूछा, ये वही बछड़ा नहीं है क्या जो तब हमारी बस के सामने था जब हम टाउन जा रहे थे? रिमेंबर, ये वही बछड़ा जो एकदम बस के आगे आ गया था, बार बार हॉर्न बजाने पर और ज़्यादा उछल कूद मचा रहा था। और ये सब देख के वल्ली बहुत एक्साइटेड हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। ये सब तो वल्ली बोलती, क्या वही बछड़ा है ये? द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। नोडेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नोडेड का मतलब होता है हामी के अंदर अपना सर हिलाने, यानी जब हामी, ऐसे सर तो यूं भी हिलाते हैं, ऐसे भी हिलाते हैं, राइट? लेकिन जब हामी भरने के लिए, हाँ बोलने के लिए जब आप अपना सर हिलाते हैं इस तरीके से कुछ, तो उसे कहते हैं नॉड करना। तो द कंडक्टर नोडेड मतलब कुछ बोला नहीं, सिर्फ नॉड किया कि हाँ ये वही बछड़ा है। और जैसे ही वल्ली ने देखा तो उसके अंदर ओवरकम विद सैडनेस मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो दुख से एकदम भर गई कि ये वही बछड़ा है जिसे देख के मैं इतना खुश हो रही थी। और देखो वो बछड़ा अब बचा ही नहीं है। वो दैट यंग काउ इज लाइंग डेड रोड साइड। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कितना प्यारा सुंदर जानवर, लवेबल मतलब प्यारा, ब्यूटीफुल क्रीचर मतलब सुंदर जानवर। कितना प्यारा सा सुंदर सा जानवर है जो थोड़ी देर पहले ही
जो थोड़ी देर पहले ही जब जिंदा था कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा था कुछ देर पहले, और अब अचानक से उसने अपना सारा चार्म, चार्म का मतलब होता है एक जो अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, वो सारी चीज़ें उसने खो दी। एंड इट्स लाइफ, मतलब उसने अपना चार्म खो दिया क्योंकि उसने अपना जीवन खो दिया है। लॉस्ट इट्स लाइफ का क्या मतलब है? जीवन, जीवन खो दिया क्योंकि मर गया है वो बछड़ा। लुक्ड सो हॉरिबल, बहुत ही खराब सा दिख रहा है। खराब क्यों दिख रहा है? पहले इतना प्यारा और सुंदर लग रहा था और अब कितना खराब लग रहा है। खराब क्यों लग रहा है ये बछड़ा? क्योंकि, और बहुत खतरनाक भी, डरावना भी लग रहा है। मतलब खराब लग रहा है, डरावना लग रहा है, फ्राइटनिंग, मतलब कि जिसको देखकर डर लग जाए। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि जिस तरीके से पड़ा हुआ है, लेग्स स्प्रेड एगल्ड, मतलब जैसे ही वो गाड़ी से टकराया होगा, डेथ हो गई, तो चोट लगी है बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा ही तेज़ चोट लगी है, तभी तो मर ही गया, वरना तो थोड़ी बहुत चोट ही आ जाती सिर्फ, तो इसलिए मर गया। तो पैर एकदम पसरे हुए पड़े। स्प्रेड एगल्ड का मतलब होता है एकदम पसरे हुए पैर, जिस तरीके से होते हैं वो पसरे हुए पैर पड़े हुए हैं। और जो आंखें हैं वो फिक्स्ड स्टेयर, मतलब आंखों में जब जान ही नहीं है कोई, वरना खुली आंखें जब हम झपकते हैं तो एक लाइफ समझ में आती है कि जिंदा है व्यक्ति या कोई भी जीव जो है। लेकिन यहाँ इसकी आंखें जो है, इस बछड़े की आंखें एकदम लाइफलेस है। क्यों? क्योंकि ये जिंदा ही नहीं है, एकदम खुली आंखों से मानो एक ही तरफ एकटक लगाए हुए कहीं घूर रहा है। ब्लड ऑल ओवर, और हर जगह जो है खून ही खून बहा हुआ है, हर जगह खून ही खून बहा हुआ है उस बछड़े का। यानी ये जो बछड़ा है, इसकी जो डेथ हुई है, इसके बाद ये कैसा लग रहा है उसके बारे में, ये जो गाय है कैसी लग रही है ये बताया गया है कि एकदम, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है तो जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है तो आंखें भी एकदम उसी तरह से हो गई हैं कि एकदम एक जगह घूर रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा क्या है। और इसीलिए बहुत ही बुरा लग रहा है वल्ली को, उसके अंदर इतना ज़्यादा दुख भर गया है इस बछड़े को देखकर, क्योंकि ये वही बछड़ा है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसी बछड़े को देखकर जिसे वो इतना खुश हो रही थी, अब उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि एक डेड बॉडी जो है और जिस तरीके से नज़र आ रही है, हर तरफ खून ही खून है, पलकें झपक नहीं रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और स्पेशली 8 साल की बच्ची के लिए तो ये खतरनाक है ही। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. Enthusiasm का मतलब होता है एनर्जी या एक्साइटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या मतलब है, स्टूडेंट्स की कितनी ज़्यादा एंथुसियाज्म से भरी हुई थी, वो खूब ज़्यादा एनर्जी थी, खूब सारा एक्साइटमेंट था कि मैं बस में बैठूंगी, खूब एंजॉय करूंगी, फाइनली मैं बस की सवारी करूंगी। ये सबको, ये जो मिला जुला, ये जो पूरा एक भाव होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? एंथुसियाज्म। तो यहाँ पे जैसे ही बस आगे बढ़ी, मेमोरी ऑफ बस उसे क्रॉस करके आगे चली गई, और जैसे ही आगे चली गई तो उसकी जो याद थी ना डेड काउ की, वो उसे हॉन्ट कर रही थी, मतलब एकदम उसको घबरा रही थी, वो डर रही थी वल्ली, क्योंकि जो नज़ारा वो अभी अभी देखा है वल्ली ने, वो नज़ारा इतनी आसानी से भूल नहीं सकती है। वो अभी अभी उसने जो देखा है, तो वो जो है वो दोबारा उसको, उसके जहन में, दोबारा उसके ख्याल में वो मरी हुई काऊ जो है, मरी हुई जो गाय है, बार बार वो बात उसके दिमाग में आ रही है। और जितनी भी एक्साइटमेंट भरी हुई थी वल्ली के अंदर, वो एक्साइटमेंट, वो एंथुसियाज्म सब कहीं ना कहीं खराब हो गया। डैम्पन मतलब एकदम ख़त्म ही हो गया। She no longer wanted to look out the window. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. यानी अब उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि मैं इधर उधर देखूं, क्योंकि उसने जो अभी देखा वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा था, वो उसको सहन ही नहीं कर पा रही थी। और उसने विंडो से, यानी खिड़की से, बस के बाहर देख रही थी खिड़की से, उसने वो बस के बाहर देखना बंद कर दिया और एकदम इस तरीके से अपने सीट पर बैठ गई, मान लो ग्लूड टू हर। ग्लू का मतलब होता है गोंद, तो एकदम गोंद की तरह अपनी सीट पर बस बैठी रही, ना इधर उधर उसने देखा, और उसकी एक्साइटमेंट सारी ख़त्म हो गई। और तब तक बैठी रही जब तक वो गांव पहुंच गए एट 3:40, यानी 3:30 बजे तक वो अपने गांव पहुंच गई।
She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, मतलब वो उठी, मतलब उसका गांव आ गया था, उठी और आगे बढ़ी और उसने कंडक्टर की तरफ मुड़कर कहा कि वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। जैसे ही वो उतरने लगी, वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा कि सर, मैं आपको दोबारा देखने की इच्छा करती हूँ। इसका मतलब ये है, आई होप टू सी यू अगेन मतलब दोबारा मिलने की इच्छा, देखने की, ये नहीं कि सिर्फ देखा। सी यू अगेन मतलब फिर से मिलते हैं। तो ये ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। और कंडक्टर ने भी खुश होकर क्या कहा, ज़रूर ज़रूर मिलेंगे मैडम। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब भी आपको एक बस की सवारी करनी हो, आप बिल्कुल आएँ और हमें ज्वाइन करें। आप बिल्कुल आ सकती हैं और बस में बैठ सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। फेयर का मतलब यहाँ क्या होता है, टिकट के पैसे। टिकट के पैसे। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना फेयर लाना मत भूलना, टिकट के रुपए ज़रूर से ज़रूर लाना, वरना आप सवारी नहीं कर पाएंगी। ये बात क्यों कही, क्योंकि कंडक्टर को पूरे रास्ते वाली ये बोलते, मैं अपने पैसे लेकर आई हूँ, ये लो पैसे और मेरी टिकट वापस दो। थ्रू आउट यही रहा, जाते समय भी और लौटते समय भी ये कहा कि ये रहे मेरे 30 पैसे, मुझे मेरी रिटर्न टिकट दे दो। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। और यही जो मजाक की बात हुई, इस पर वो बहुत हंसती और जो है बस से उतर गई। Then away she went running straight for home. Then away she went running straight for home. और फिर वो पहले तो कूद के अपने खुश हो गई, यहाँ पर जो कंडक्टर ने कहा, कूद कर उतर गई और फिर एकदम खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। यानी ये पूरी जो जर्नी है, ये हुई पूरी बस की जो राइड है, ये यहाँ पर आके ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। अब आगे क्या होता है, क्या उसने एक्सपीरियंस किया है, ये जान लेते हैं कि क्यों वो दुखी हो गई थी, क्या परेशानी हो गई थी। तो यहाँ अब उसके बारे में जानते हैं। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही वल्ली ने घर में एंट्री ली, उसने क्या देखा कि उसकी जो मदर है वो जगी हुई है। अवेक का मतलब क्या होता है, जगा हुआ होना, जगी हुई थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, और वल्ली की एक आंट से, मतलब वल्ली की बहुत सारी आंटीज होंगी, उनमें से किसी एक से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, कौन सी आंटी, जो साउथ स्ट्रीट में रहती है, ठीक है, उनसे बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। अब चैटर बॉक्स का क्या मतलब होता है, बातूनी। बातूनी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है और मतलब बोलता ही रहता है, हर वक्त उसके पास बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये एक ऐसी आंट थी जो वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा बातूनी, एक चैटर बॉक्स ही थी, और कभी भी अपना मुंह बंद ही नहीं करती थी। इतनी बातें करती थी, कभी अपना मुंह बंद नहीं करती थी, बस एक बार बोलना शुरू करे तो बोलती ही रहती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। और जैसे ही वल्ली घर में आई, वैसे ही जो आंटी जो आई हुई थी, उन्होंने वल्ली से क्या कहा, और तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। यानी जो वल्ली की आंट है, उन्होंने बहुत ही कैजुअली और ऐसे बिना कुछ सोचे समझे बोले, और तुम कहाँ थी। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वल्ली से कोई रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। अब जैसे ही वल्ली से ये पूछा, वो कैजुअली, और कहाँ थी तुम, और ये कह के वो दोनों अपनी बातों में लग गई। दोबारा कैजुअली पूछा बस एकदम, और यहाँ पर वल्ली ने क्या, हल्की सी स्माइल बस पास की, थोड़ी सी हंस दी और वापस चली गई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। यानी उन लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि वल्ली कहीं गायब है या बस में। उन्हें लगा यही कहीं मोहल्ले में खेल रही होगी, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस दोनों की दोनों अपनी बातें करने में मशगूल हो गई। और वल्ली जो है वो वहाँ हल्की सी बस स्माइल पास कर दी। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? अब ये क्या हो रहा है, ये जो बात कर रहे हैं, तो आंटी और ये मम्मी, ये दोनों बात कर रही हैं वल्ली की। तो किसी भी टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा, जिस भी टॉपिक पे बात चल रही थी,
उस टॉपिक के बीच में से वल्ली ने सुनना शुरू किया। यानी पहले जो भी बात चल रही थी, तो जो अभी वल्ली की मदर ने क्या कहा, हाँ तुम सही बोल रही हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसकी मदर ने कहा, सो मेनी थिंग्स आर इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। मिडस्ट का मतलब होता है हमारे बीच में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में हैं और बाहरी दुनिया में भी हैं। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। मतलब वल्ली की मदर का कहना है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें सबके बारे में पता हो, ऐसा कैसे संभव है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और अगर हमें सारी बातों का पता चल भी जाए, मान लो हम सारी बातें जान भी लें, तो क्या हमारे लिए उन बातों को समझना संभव है? ज़रूरी है कि हम उन सभी बातों को समझ जाएं? क्या समझ सकते हैं हम लोग? ओ यस, ब्रेथ वल्ली, व्हाट आस्क्ड हर मदर। तो यहाँ पर जो ओ यस है ना, वो वल्ली ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है। तो वल्ली ने क्या जवाब दिया, वल्ली की मदर ने क्या पूछा, क्या। ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, वल्ली की मम्मी और वल्ली की जो आंटी है वो आपस में किसी मुद्दे पे बात कर रही होंगी, और वो मुद्दे के बीच में कहीं आके वल्ली की मदर ने कुछ कहा कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में पता होना संभव नहीं है, और पता हो भी अगर हमें, तो क्या हमें उस बात की, भले वो बात हमें पता है लेकिन उस बात की क्या समझ है हमें, क्या हम समझ सकते हैं हर बात को, बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये जो है ना, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये एक्सप्रेशन दिया वल्ली ने। और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वल्ली की मदर को कि मैं जो बात इसकी आंटी से कह रही हूँ उसका जवाब वल्ली से आएगा। और यहाँ फिर इसने क्या मतलब उसका ये एक्सप्रेशन, तुम क्या बीच में बोल रही हो, तुम क्या किस बात पे हाँ कर रही हो, तुम्हें तो पता भी नहीं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। What's that you say? Oh, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. Just a chit of a girl, she is, said her aunt. अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ ये हुआ, What's that you say? क्या कहा तुमने, ये किसने बोला, ये भी वल्ली की मदर ने ही बोला। पहले बोला क्या, और फिर क्या कहा तुमने, मतलब पूरा कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से है कि क्या कहा तुमने। और वल्ली बोलती है, ओह आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि अरे कुछ भी नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि आपने जो अभी बात कही ना, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सच में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मम्मी कि आप जो कुछ भी कह रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारी नॉलेज के बिना बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट। यानी जो उसकी आंटी है वल्ली की, उसने कहा है कितनी बस छोटी सी बच्ची है ये, कितनी प्यारी, इस तरीके से एक कमेंट कर दिया। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। क्या बात कही है वल्ली की आंटी ने, वल्ली ने जो रिस्पॉन्स दिया उस पर वल्ली की आंटी क्या बोलती हैं कि कितनी छोटी, जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना, बित्ते भर के हो, बित्ते मतलब बहुत छोटे हो अभी, और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सेम उसी तरीके से वल्ली की आंटी ने कहा कितनी बित्ते भर की छोटी सी लड़की है, और देखो तो सही किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। पोक्स हर नोज मतलब चीज़ों में दखल अंदाजी देना, हिंदी में बोलते हैं अपनी नाक क्यों लड़ा रहे हो, अपनी नाक मत लगाओ, इस तरीके से। तो इंग्लिश में बोलते हैं पोक्स हर नोज, कि देखो कितनी बड़ी बड़ी इतनी बित्ते भर की लड़की है और बड़े बड़े लोगों की बातों के अंदर अपनी एकदम अपनी नाक अड़ा रही है कि इनटू आवर कन्वर्सेशन, जैसे कि मान लो बहुत ही एकदम मैच्योर और कोई बड़ी लड़की हो, बड़ी बच्ची हो, छोटी नहीं है। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. But then there wasn't much chance of that, was there? अब यहाँ पर क्या हुआ, आपस में ये आंटी और मम्मी जो भी बातें कर रही थी, तो मम्मी ने कहा कि इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, हमें पता ही नहीं है। और वल्ली कहती है बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी, सच में दुनिया में वैसा बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है, एकदम बहुत बड़ी और मैच्योर जैसी बातें हैं। तो आंटी ने जो है वो कहा कि भाई
छोटी सी बित्ते भर की लड़की है और देखो बड़ों की बातों के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर नाक लगा रही है, नाक अड़ा रही है और देखो ऐसे बात कर रही है जैसे ना जाने कितनी ही बड़ी हो गई है। और ये आंटी की बात सुन के जो वल्ली है, वल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वल्ली ने सिर्फ हल्की सी स्माइल पास कर दी। क्यों? वल्ली ने कुछ ना कहता, सिर्फ किसी को भी नहीं पता चला कि उसकी स्माइल का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है उसकी स्माइल का। और सीधी सी बात है कि मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। वल्ली के स्माइल का मीनिंग क्या है ये किसी को समझ में भी नहीं आया और ये भी पता चल गया कि उसकी स्माइल का मतलब क्या कोई समझने वाला था? कोई समझने वाला नहीं था। यानी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, देयर वॉजंट मच चांस, बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी इस बात की कि कोई उसकी स्माइल को समझे। ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले वल्ली ने जो किया, क्या कोई उससे जानता था कि ऐसा कुछ हुआ है? यानी वल्ली टाउन तक जाकर आ गई बस में बैठकर और ना जाने कितने दिनों से वो पैसे भी इकट्ठे कर रही थी, सेविंग्स कर रही थी ताकि उसको उस टिकट के पैसे बचा सके जिससे वो बस में ट्रैवल कर सके, राइट? ये सब कुछ हो कहाँ रहा था? ये सब कुछ हो रहा था, ये वल्ली की मदर के घर में ही हो रहा था। यानी एकदम उनकी नाक के नीचे हो रहा था और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि वल्ली ऐसा कुछ प्लान कर रही है या जब सो जाती हैं तो वल्ली कहाँ कहाँ घूमने जाती है। तो देखो ये बात सिर्फ इसी एक दिन की नहीं है कि जब वल्ली बस राइड कर आई। ये बेसिकली बात इस चीज़ की भी है कि जब भी उसकी मदर सो जाती है तो वल्ली थोड़ा बहुत घूम फिर के आती है। लेकिन पिछले दिनों में और आज के दिन में डिफरेंस ये है कि पिछले दिनों में वो कहीं पर भी जाती थी तो या तो घर के एकदम आस पड़ोस में, मोहल्ले के अंदर ही थोड़ा बहुत घूम आती थी या फिर गांव में एक राउंड मार के आ जाती थी, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। तो इसलिए उसमें कोई डर भी नहीं था, सेफ भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि सब लोग जानकार हैं, एक दूसरे को गांव में जो है एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो एक सेफ्टी रहती है। लेकिन आज जो हुआ वो इतना ज़्यादा सेफ नहीं था। ऑल्दो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वल्ली का, लेकिन यू डोंट नो ये सेफ तो नहीं ही है। तो इसीलिए इस बार इसने जो किया, वल्ली ने अपने पैसे बचाए ताकि वो बस की टिकट खरीद सके, बस में सफ़र कर सके, शहर तक जा सके और वापस लौट कर आ सके। और ये पूरा उसने प्लान बनाया और इतना फुल प्रूफ प्लान था कि किसी को भी पता नहीं चला। तो यहाँ पर इसकी जो स्माइल है ना वल्ली की, ये काफ़ी एक किस्म से सरकास्टिक स्माइल हम कह सकते हैं, या मन ही मन सरकास्टिक का यहाँ पर बेसिकली मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि मन ही मन इस तरीके से मुस्कुराना कि देखो मैंने कुछ किया है और आपको चुपके से मैंने कुछ किया और आप लोगों को कानो कान खबर भी नहीं हुई। एक तो स्टूडेंट्स जो मेजर मीनिंग है ना इस बात का, वल्ली की मदर ने जो कहा था उस बात का ये अर्थ निकल कर आता है। वल्ली की मदर ने जो कहा कि बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, हमें पता नहीं चलता, इसका मेजर आंसर ये निकल के आता है कि वल्ली टाउन तक घूमकर आ गई बस में बैठ के और वल्ली की मदर को इसके बारे में पता नहीं चला। एक तो ये इसका मीनिंग निकल कर आता है। एक और मीनिंग इसका निकल कर आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कई बार जब लेंदी आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, तो उसमें आपको कुछ एडिशनल इम्पोर्टेंस भी लिखनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इसकी थीम क्या है इस चैप्टर की, राइट? तो उसके अनुसार आपको एक डीपर मीनिंग वो भी डिटेल में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि असली मीनिंग और जो डीपर मीनिंग जो और है, या ये कहना चाहिए मुझे एक्सटेंडेड मीनिंग जो और है इस बात का, वो क्या है वो जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि वल्ली की मदर कह रही थी कि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के बाहर भी और हमारे बीच भी, जिसकी हमें समझ ही नहीं है। ये जो स्माइल है वो इन तीनों जो फीमेल्स हैं ना, उनके बीच में ही एक व्यक्ति है, एक स्माइल पास कर रहा है। सबने देख भी लिया कि हाँ ये स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रही है, लेकिन फिर भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग ना वल्ली की मदर को हुई ना वल्ली की आंटी को हुई कि किस बात पर जो है वल्ली इस तरीके से मुस्कुराई। ऐसा क्या हुआ कि वल्ली इस तरह से मुस्कुरा रही थी? मतलब बीच में एक चीज़ हो रही है हमारे और हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कुछ तरीके की स्माइल्स ऐसी होती हैं जो हम उसे देखकर समझाते हैं कि ये किस तरीके की स्माइल है। हमें कुछ अंदेशा होता है, कुछ आइडिया होता है कि अरे ये इस तरीके की हंसी उड़ाने जैसी स्माइल होती है, कई बार लाड लडाने वाली स्माइल होती है, कई बार किसी का मजाक उड़ाने वाली स्माइल होती है, वैसे ही किसी बात को हंस के टाल देने वाली भी एक स्माइल होती है। वल्ली की स्माइल कुछ ऐसी ही थी, हंसकर टाल देने वाली। अब यहाँ स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इसकी स्माइल पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है?
क्योंकि यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है कि वल्ली ने एक लाइफ और डेथ इन दोनों के बीच का ये जो एक डिफरेंस है ना, एक तो ये देखा कि जाते वक्त वो कितनी खुश थी, लौटते समय कितना ही समय लगा होगा, 1.5-2 घंटे का समय, जिसमें उसने कितनी चीज़ें एक साथ एक्सपीरियंस कर ली। और थीम क्या मैसेज है इस चैप्टर का, शुरुआत में ही हमने जाना था कि हमें किसी बात के बारे में पता होना और उस बात का एहसास होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम सभी को ये पता होता है कि डेथ जो है वो होती है, एग्जिस्ट करती है, हर व्यक्ति मरता ही है कभी ना कभी, लेकिन इस बात को वास्तविक तौर पर देखना और सच होते हुए देखना कि ऐसा होता है, इस चीज़ का अनुभव करना, वो एकदम अलग है। यानी वल्ली को भी पता था, हमेशा से पता था कि सब जिंदा नहीं रहते, कभी ना कभी डेथ होती है, कभी ना कभी हर व्यक्ति मरता ही है, वल्ली को भी पता था। लेकिन जब वास्तव में उसने एक डेथ देखी, किसे देखा, उस यंग बछड़े को, गाय के बच्चे को जब देखा, यंग गाय को देखा मरे हुए, तब उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मर जाना क्या होता है। और ज़्यादा एहसास क्यों हुआ, वो सिर्फ कोई गाय नहीं थी, ये वो गाय थी जिससे वल्ली ने एक कनेक्शन फील किया था। हर कोई ऐसे ही कोई गाय होती तो शायद वल्ली को इतना एहसास नहीं होता, लेकिन पहली बार वो एक ऐसी गाय थी जिसे देख के वो बहुत खुश हो रही थी, तो वो उसकी उस खुशी का एक हिस्सा था। जो जर्नी कर रही है ना वो बस से, उस बस राइड का, और वो बस राइड जो कितने समय से करना चाहती थी, जिसके लिए उसने कितने सेक्रीफाइसेस दिए, कितने ज़्यादा खिलौने। अब बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही है कि वो जो खिलौने खरीदना चाहते हैं, जो झूले झूलना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह, वो नहीं खा के और अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये उनके लिए तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो इतने बड़े सेक्रीफाइस करके पैसे इकट्ठा करें ताकि बस की यात्रा कर सके। वो बस की यात्रा में उस गाँव का भी बहुत अहम रोल था, और वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उसे देखकर कि किस तरीके से अपनी पूँछ उठा के कभी वो इधर भाग रही है बस के आगे, कभी उधर भाग रही है, बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो गाय जो है वो कहाँ जाए। तो ये उसकी इतनी इम्पोर्टेंट बस राइड का एक हिस्सा हो गई थी वो गाय। और उसी गाय को देखकर वो जो खुश हो रही थी, जो ब्यूटीफुल लवेबल गाय थी, जब उसने मरे हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उसकी इस जर्नी में सब कुछ अच्छा नहीं, एक दुखी पल भी था। हालांकि जब वो वापस लौटी, वापस से खुश हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वल्ली एक एक्सपीरियंस के साथ लौटी। यानी एक सिंगल राइड ने, एक सिंगल यात्रा ने वल्ली को कितना कुछ सिखा दिया। तो यहाँ पर ये भी समझाने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, कि हमारी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कई बार हमें बहुत सारी ख़राब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। तो और वो जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना, अमूमन क्या होता है, हमने बस उनके बारे में सुना हुआ होता है, उन्हें झेला नहीं होता। हमें कई बार उन्हें झेलना भी पड़ता है, और तब हमें वास्तव में पता चलता है कि आखिर वो चीज़ें हैं क्या। तो यही सब इस स्टोरी, इस कहानी का यही सारा उद्देश्य है कि आपको ये समझाया जाए। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मीनिंगफुल स्टोरी है, और एक 8 साल की बच्ची के थ्रू अगर आपको इस तरीके का कोई मैसेज दिया जा रहा है जहाँ आप और भी ज़्यादा मैच्योर और ग्रोन अप बने, तो फिर क्या ही बात है। तो ये आई होप आपको पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट है या अपना कोई ओपिनियन है तो आप अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। आई विल बी हैप्पी टू रीड देम। और अगर डाउट है तो आई विल बी हैप्पी टू क्लियर द डाउट। ऑलराइट, आपको लाइक तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिलते हैं आपको ये सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी चाहे CBSE बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड्स जैसे UP MP बिहार बोर्ड, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा ई नोट्स या ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और आप चैनल से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी। और आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com को,
जहाँ पर आपको सभी के सभी वीडियोस जो हैं इजीली प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान तो रखना ही है, अपनी तैयारी मेरे साथ एकदम पक्की रखनी है। सो टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।